कि आखिर कैसे एक चपरासी बना अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा स्मगलर। दाऊद इब्राहिम दुबई जा चुका था और बॉम्बे में दाऊद इब्राहिम का जो सारा एडमिनिस्ट्रेशन था वो मोहम्मद दोसा संभाल रहा था। और इसी बीच उसकी एक पाकिस्तानी स्मगलर से मुलाकात होती जिसका नाम था तौफीक जरियावाला। नदीम मेमन ये सब कुछ नहीं देखता और 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर बॉम्बे की तंग गलियों में अपनी गाड़ी दौड़ा देता है। अक्खा माहिम चला देगा मैं, ये टाइगर मेमन का स्टेटमेंट था। कुछ ऐसी बातें हुई कि मैं इसका बदला लूंगा। इसके अलावा एक लफ्ज ये भी आया कि अखी बंबई में अंगार लगा देगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मिहिर जैन और आज मेरे साथ है उमर अंसारी। टाइगर मेमन बहुत दिनों से कथा पर कुछ कम्युनिटी पर हमने पोस्ट किया कि कथा पर आप किसकी कहानी सुनना चाहेंगे, कथा पर आप किसके बारे में जानना चाहेंगे। तो बहुत से हमारे व्यूअर्स थे जो चाहते थे कि हम टाइगर मेमन की बात करें कि टाइगर मेमन कौन है और किस तरीके से उसने जुर्म की दुनिया में नाम कमाया, पैसा कमाया। तो आज कथा पर हम पेश करते हैं कहानी टाइगर मेमन की कि आखिर कैसे एक चपरासी बना अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा स्मगलर। तो इब्राहिम मुश्ताक, अब्दुल रज्जाक, नदीम मेमन, ये जो 5 नाम हमने आपके सामने पढ़े, ये 5 लोगों के नाम नहीं, ये केवल एक शख्स का नाम है। इब्राहिम मुश्ताक, अब्दुल रज्जाक, नदीम मेमन। आगे जाके यही लड़का टाइगर मेमन के नाम से जुर्म की दुनिया में नाम कमाता है। परिवार के लोग नदीम कहकर पुकारते थे और इसके वालिद साहब का नाम था अब्दुल रज्जाक। तो इस लड़के का पूरा नाम बना इब्राहिम मुश्ताक अब्दुल रज्जाक नदीम मेमन। परिवार के लोग, जैसा हमने बताया, नदीम के नाम से पुकारते थे। और जुर्म की दुनिया में भी अंडरवर्ल्ड के बहुत से लोग थे जो नदीम मेमन को मुश्ताक के नाम से जानते थे। तो बम्बई में पैदा हुआ। उस समय मुंबई नहीं हुआ करता था, बॉम्बे मुंबई का नाम हुआ करता था, पुराना नाम है। जैसे चेन्नई मद्रास हुआ करता था, दिल्ली हुआ करता था, तो मुंबई बॉम्बे हुआ करता था। तो बॉम्बे में पैदाइश हुई, बॉम्बे में पला बड़ा और एक जो बिलोंगिंग थी वो बॉम्बे से ही थी। टिपिकल एक बॉम्बे का जो लोकल लड़का, वैसी जुबान। और बॉम्बे के अंदर एक बड़ा ही कंजस्टेड इलाका है जिसका नाम है माहिम और वर्ली। बहुत से इलाके जो बॉम्बे के बड़े ही तंग गलियों से भरे इलाके हैं, बड़े कंजस्टेड इलाके हैं, ज़्यादातर आबादी मुसलमानों की। तो माहिम इलाके में टाइगर मेमन पैदा हुआ। माहिम के अंदर एक बिल्डिंग हुआ करती थी उस जमाने में, अल हुसैनी। ये बिल्डिंग आज भी है बॉम्बे के अंदर। तो माहिम के अल हुसैनी बिल्डिंग में टाइगर मेमन का जन्म होता है। एक बड़ा परिवार, लेकिन अल हुसैनी बिल्डिंग का केवल एक ही कमरा टाइगर मेमन के परिवार के पास उस समय होता है। पैसे उतने होते नहीं हैं, परिवार में आर्थिक तंगी, बहुत कुछ। तो नदीम के पिता अब्दुल रज्जाक एक वेल्डिंग का काम करते हैं। ज़्यादा सक्षम परिवार होता नहीं है, तो वेल्डिंग का काम नदीम मेमन के पिता अब्दुल रज्जाक करते हैं। और एक ज़माना था जब एक अच्छे क्रिकेटर भी नदीम के पिता हुआ करते थे, अब्दुल रज्जाक। और उस समय का आलम यह था कि बॉम्बे लीग उस ज़माने में हुआ करती थी और बॉम्बे लीग में एक अच्छे पैमाने पर क्रिकेट खेला। इसकी सबसे बड़ी मिसाल हमें यह देखने को मिलती है कि यदि हम टाइगर मेमन की कुछ किताबें पढ़े तो हमें मालूम पड़ेगा कि अब्दुल रज्जाक ने उस ज़माने में मंसूर अली खान पटौदी यानी नवाब पटौदी के अगेंस्ट भी कुछ मैचेस खेले। उस ज़माने में नवाब पटौदी को फिल्म इंडस्ट्री में और क्रिकेट में, खासकर के क्रिकेट में, लोग टाइगर कहकर पुकारते थे। उनका एक निकनेम उस ज़माने में नवाब पटौदी का, मंसूर अली खान पटौदी का, टाइगर पड़ गया था। टाइगर पटौदी, टाइगर लोग बाग उन्हें बुलाते थे। और क्रिकेट की वजह से अब्दुल रज्जाक टाइगर पटौदी यानी नवाब पटौदी से बड़े मुतासिर थे, बहुत इन्फ्लुएंस थे। तो इस इन्फ्लुएंस में ही वो भी चाहते थे, अब्दुल रज्जाक ये चाहते थे, नदीम मेमन के पिता ये चाहते थे कि उन्हें भी कोई टाइगर कहकर पुकारे, यानी वो भी एक अपना निकनेम जो उनका है वो टाइगर पड़ जाए, अब्दुल रज्जाक का। इस समय हम अब्दुल रज्जाक की यानी नदीम मेमन के पिता की बात कर रहे हैं। खैर, वक्त बीतता है और परिवार था, बड़ा परिवार था, बच्चे हो जाते हैं। तो इसी कारण, अच्छा, आज के ज़माने में जो क्रिकेटर्स का जो एक जो उनकी फाइनेंशियल स्टेटस होता है कि बड़ी गाड़ियाँ, लग्जरी गाड़ियाँ, इसके अलावा स्पॉन्सरशिप, उस ज़माने में ये सब नहीं हुआ करता था। ये बात होगी तकरीबन 40s 50s, आज़ादी से पहले, आज़ादी के बाद। तो उस ज़माने में बड़ा एक तंग हालात हुआ करते थे क्रिकेटर्स के, इसके अलावा पत्रकारों के। तो उन तमाम क्रिकेटर्स में अब्दुल रज्जाक भी शुमार थे। तो परिवार की वजह से उन्होंने वेल्डिंग का काम करना शुरू कर दिया बॉम्बे में ही।
तो माहिम में ही वो अपना वेल्डिंग का काम किया करते थे और पूरा परिवार अपना एक कमरे के अंदर अल हुसैनी बिल्डिंग में ही रहा करता था। बहरहाल सब चीज़ें चलती रहती हैं। टाइगर मेमन की शुरू से ही एक बहुत बड़ा एक उसका एक कैरेक्टरिस्टिक था कि टाइगर मेमन अपने परिवार को बहुत प्यार करता था। टाइगर मेमन में उसके अम्मी अब्बू, इसके अलावा उसके भाई भाभियाँ। तो टाइगर मेमन के यानी नदीम मेमन, हालांकि अभी टाइगर मेमन कहना ठीक नहीं होगा, नदीम मेमन के जो भाई थे सुलेमान मेमन, याकूब मेमन और आयूब मेमन। याकूब मेमन की बात हम आगे इस वीडियो में करेंगे। तो होता यह है कि नदीम मेमन 10वीं तक अपनी पढ़ाई मुकम्मल करता है बॉम्बे में ही, और परिवार की वजह से, क्योंकि अब्दुल रज़ाक का एक वेल्डिंग का छोटा सा एक कारोबार भी नहीं कह सकते, एक सेल्फ एम्प्लॉयड थे वो, तो परिवार की आर्थिक तंगी, बढ़ती उम्र अब्दुल रज़ाक की, तो नदीम मेमन 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ देता है। 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ता है तो जाहिर है कोई बड़ा काम तो कर नहीं सकता था, तो उसे वहां पर एक मेमन बैंक था माहिम में ही, तो मेमन बैंक में बतौर पियोन वो नौकरी कर लेता है। वैसे ये जो मेमन बैंक मैं आपको बता रहा हूँ, एक समय था जब दिल्ली में भी कुछ कोऑपरेटिव बैंक्स चला करते थे। जैसे दिल्ली में अगर हम दरियागंज इलाके में जाएं तो आज भी वहां पर एक पुरानी बिल्डिंग है जैन कोऑपरेटिव बैंक। तो अब तो कुछ कोऑपरेटिव बैंक्स का कुछ कल्चर भी खत्म हो चुका है, हाउसिंग फाइनेंस बहुत चीज़ें आ चुकी हैं। तो एक ज़माना जब कोऑपरेटिव बैंक्स चला करते थे और इनकी जो पहली जो प्रेफरेंस होती थी वो उनकी ज़ात के लोग और उनके जमात के लोग हुआ करते थे। तो ऐसी एक दरियागंज में आज भी वो बिल्डिंग मौजूद है, तो जैन कोऑपरेटिव बैंक हुआ करता था। ऐसी माहिम में एक मेमन बैंक था, तो मेमन बैंक में नदीम मेमन ने बतौर पियोन नौकरी कर ली। सब चीज़ें चलती रही, नदीम मेमन की नौकरी थी, पैसे कम थे लेकिन परिवार का गुजर बसर हो जाता था। लेकिन नदीम मेमन शुरू से ही बड़ा गुस्सैल एक लड़का था, शुरू से ही बहुत गुस्सैल था। कई किताबें में नदीम मेमन पे बनाई गई, तो उसमें भी जो उसका एक कैरेक्टर बनाया गया है। इसके अलावा फिल्म ब्लैक फ्राइडे में पवन मल्होत्रा ने भी जो टाइगर मेमन यानी नदीम मेमन का जो किरदार निभाया था, वो बड़ा ही एक एग्रेसिव लड़का, बहुत गुस्से वाला था। तो नदीम मेमन शुरू से ही बड़ा गुस्से वाला था। और एक रोज होता यह है कि अपना ड्यूटी पर नदीम मेमन पहुंचता है, तो बैंक का जो मैनेजर होता है वो नदीम मेमन से चाय लाने के लिए बोलता है। अब चाय उसने इस अंदाज में मंगाई कि नदीम मेमन ने गुस्से में ये कह दिया कि मैं तेरे बाप का नौकर नहीं, मैं तेरा नौकर नहीं। और बात उस छोटी सी चाय लाने के ऊपर वो बात इतनी बढ़ गई कि नदीम मेमन ने उस बैंक मैनेजर पर हाथ उठा दिया और इतना मारा कि जाहिर अगर बीच बचाव ना होता तो बैंक मैनेजर मर भी सकता था, कुछ कोई शरीर का कोई पुर्जा खराब भी हो सकता था। तो इसके बाद जाहिर है उसकी नौकरी मेमन बैंक में खत्म हो जाती है। परिवार की जरूरत और रातों रात अमीर बनने का ख्वाब, बड़ा बनने का ख्वाब, इन शॉर्ट एक क्रिमिनल माइंड, एक जो अपराधियों का दिमाग होता है कि रातों रात पैसा कमाना और करोड़पति बन जाना, तो यही कुछ ख्वाब नदीम मेमन के भी जहन में थे। गुस्से वाला शुरू से था। तो मेमन बैंक में नौकरी खत्म, अब बेरोजगारी का आलम यह कि घर में खाने को नहीं, परिवार ज्यादा। तो इसी भी कुछ होता ऐसा है कि नदीम मेमन के अब जो पैर थे वो जुर्म के रास्ते पर पड़ने लग जाते हैं, वो कुछ गलत संगत में पड़ता है। उस जमाने का आलम यह था कि उस जमाने में बॉम्बे के अंदर एक बड़ा ही नामचीन डॉन था, एक बहुत नाम था उस डॉन का, उसका नाम था मोहम्मद दोसा। तो मोहम्मद दोसा के बारे में बाद में ये भी बातें हुई कि मोहम्मद दोसा दाऊद इब्राहिम के लिए काम करता था। दाऊद इब्राहिम दुबई जा चुका था और बॉम्बे में दाऊद इब्राहिम का जो सारा एडमिनिस्ट्रेशन था वो मोहम्मद दोसा संभाल रहा था। वैसे इसमें माया दोलस का भी नाम आता है, लेकिन माया दोलस एक सुपारी किलर हम कह सकते हैं जो दाऊद इब्राहिम के लिए काम करता था, लेकिन जो उसका एडमिनिस्ट्रेशन था वो संभालता था मोहम्मद दोसा। और बॉम्बे में स्मगलिंग का एक बहुत बड़ा नाम था उस जमाने में। तो मोहम्मद दोसा उस समय बॉम्बे से ऑपरेट कर रहा था और उसी जमाने में जैसे टाइगर मेमन एक गलत संगत में पड़ा तो मोहम्मद दोसा की गैंग में वो शामिल हो गया। लेकिन बतौर गैंगस्टर नहीं, नदीम मेमन एक अच्छा ड्राइवर था, तो मोहम्मद दोसा ने उसे अपना ड्राइवर रख लिया और उसकी नौकरी मोहम्मद दोसा के साथ बतौर ड्राइवर शुरू हो गई। सब चीजें चलती रही। मोहम्मद दोसा के लिए नदीम ड्राइविंग करता था, सब कुछ करता, और ड्राइविंग में उसका काम यह होता था कि वो बॉम्बे में जो भी सामान समुद्र के जरिए बॉम्बे में दाखिल होता था, ये तस्करी का सामान होता था सारा, स्मगलिंग का, वो सामान इधर से उधर करने का टाइगर मेमन यानी नदीम मेमन का काम था। तो सब चीजें चलती रही।
एक स्मगलिंग की दुनिया में अभी तक डायरेक्टली यानी सीधे तौर पर नदीम मेमन आया नहीं था। वो सिर्फ बतौर ड्राइवर काम कर रहा था मोहम्मद दोसा के लिए, लेकिन काम सारा स्मगलिंग का था। सब चीजें चलती रही। इसी बीच नदीम मेमन का काम भी काबिल तारीफ रहा, सब कुछ था। तो नदीम मेमन को एक बार दुबई जाने का मौका मिलता है। नदीम मेमन दुबई जाता है और दुबई में इसकी मुलाकात होती है याकूब भट्टी से। और याकूब भट्टी भी जुर्म की दुनिया का उस समय काफी बड़ा नाम, मोहम्मद दोसा से जुड़ा हुआ था। तो याकूब भट्टी से वो दुबई में मिलता है और कुछ नेटवर्क बुलंद भी उसके होते हैं, सब चीजें चलती रहती हैं। और इसी बीच उसकी एक पाकिस्तानी स्मगलर से मुलाकात होती है जिसका नाम था तौफीक जरियावाला। तौफीक जरियावाला के बारे में हम आगे इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर तौफीक जरियावाला था कौन। तो एक ये पाकिस्तानी स्मगलिंग में बहुत बड़ा नाम था ये तौफीक जरियावाला। इससे टाइगर मेमन की दुबई में दोस्ती हो जाती है। दुबई में कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक दुबई में टाइगर मेमन की मुलाकात, नदीम मेमन की मुलाकात दाऊद इब्राहिम से भी होती है। बशर्ते उस समय इतना कुछ नहीं था, लेकिन नदीम मेमन ने दुबई के अंदर पाकिस्तानी स्मगलर से भी एक अच्छे ताल्लुकात कायम कर लिए थे। बहरहाल नदीम मेमन अपना बॉम्बे के अंदर अपनी ड्राइविंग का काम अपना कर ही रहा होता है, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा होता है, एक ऐसा वाकयात बॉम्बे में होता है जिस वाकयात ने रातों रात नदीम मेमन को टाइगर मेमन बना दिया था। हालांकि टाइगर मेमन बनना चाहते थे नदीम मेमन के पिता यानी अब्दुल रजाक, लेकिन टाइगर बनने का मौका मिलता है नदीम मेमन को। तो होता यह है कि बॉम्बे डॉकयार्ड पर मोहम्मद दोसा का कुछ सामान अनलोड हो रहा होता है। बॉम्बे डॉकयार्ड यानी जो बॉम्बे के उस समय बंदरगाह थे, वहां से कुछ सामान नदीम मेमन को कुछ सामान अपना गाड़ी में भर के उसकी डिलीवरी करनी थी। लेकिन कुछ राइवल गैंग्स जो कि दुश्मन गैंग्स, बॉम्बे में अक्सर यह आलम था उस जमाने में, अब भी दिल्ली में भी कई जगह होता है कि गैंग वॉर उस समय अपने चरम सीमा पे थी। तो होता ही है कि किसी राइवल गैंग ने टाइगर मेमन यानी नदीम मेमन की मुखबिरी कर दी। अब मुखबिरी करी तो बॉम्बे पुलिस अपनी सरकारी गाड़ी लेकर पहुंची बॉम्बे डॉकयार्ड पर। अब जैसे बॉम्बे डॉकयार्ड पर पहुंची तो सब चीजें तितर बितर होनी शुरू हो गई, लोग भागना शुरू हुए। लेकिन इसी बीच नदीम मेमन की किस्मत अच्छी थी कि उसने अपना सामान गाड़ी में भर के वो फटाफट निकल लिया। इधर नदीम मेमन आगे, इधर बॉम्बे पुलिस उसके पीछे। नदीम मेमन के हाथ में थी उसकी गाड़ी और उसका एक, क्योंकि ड्राइविंग अच्छी जानता था, अच्छा हुनर था उसके पास, गाड़ी चलाने का तजुर्बा था। और पीछे थी पुलिस की सरकारी गाड़ी जिसमें उस जमाने में, अब तो खैर पुलिस इनोवा वगैरह में भी अपना पेट्रोलिंग करती है, उस जमाने में तो बस एक जिप्सी हुआ करती थी पुलिस वालों के पास। तो सरकारी गाड़ी इसकी इतनी स्पीड नहीं। तो लेकिन मुंबई में एक जो सबसे बड़ा चैलेंज नदीम मेमन के लिए था वो था मुंबई का ट्रैफिक उस जमाने में भी। तो पुलिस को भी ये था कि इतना ट्रैफिक है, जा नहीं सकता, इसे हम पकड़ लेंगे, अरेस्ट कर लेंगे और फिर सारी खबर बाहर निकालेंगे किसके लिए काम करता है ये वो करके, जो भी सामान बरामद होगा। सोने की तस्करी वगैरह उस समय ज्यादातर काम था बॉम्बे के अंदर। लेकिन पुलिस की ये कैलकुलेशन फेल हो जाती है। होता यह है कि नदीम मेमन, ट्रैफिक हो, तंग गलियां हो, फुटपाथ हो या कोई पेडेस्ट्रियन सड़क पार कर रहा हो, नदीम मेमन ये सब कुछ नहीं देखता और 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर बॉम्बे की तंग गलियों में अपनी गाड़ी दौड़ा देता है। ऐसी कोई गली, तंग गली, फुटपाथ बॉम्बे के अंदर नदीम मेमन ने नहीं छोड़ा जिसपे उसने अपनी गाड़ी तेज तरार तरीके से ना दौड़ाई हो। वो जो सीन बॉम्बे पुलिस देखते, दृश्य वो जो था, वो आलम अमिताभ बच्चन की फिल्म डॉन की तरह था, जब अमिताभ बच्चन गाड़ी में आगे और पीछे पुलिस और रॉन्ग साइड, फुटपाथ, तंग गलियां, इन सब में नदीम मेमन अपना फिल्म डॉन की तरह, अमिताभ बच्चन की तरह उसने गाड़ी दौड़ा दी। और उसकी खुशकिस्मती ये थी कि जिस जगह पर उसे अपने सामान की डिलीवरी करनी थी वो डिलीवरी भी उसने पूरी करी। अब इधर बॉम्बे पुलिस हताश, जगह जगह नदीम मेमन को, क्योंकि शिनाख्त हुई नहीं थी कि कौन ड्राइवर था, क्या था, कुछ नहीं, लेकिन हर जगह ये कि ऐसे एक नया लड़का है। इधर एक तरफ बॉम्बे पुलिस में हलचल मची तो दूसरी तरफ अंडरवर्ल्ड में भी नदीम मेमन के नाम की हलचल हुई कि ये कौन नया लड़का है। अच्छा, ज्यादा उम्र भी नहीं थी, तो ये बॉम्बे अंडरवर्ल्ड में भी ये हुआ, ये धुआं उठा कि एक लड़का अंडरवर्ल्ड की दुनिया में एक ऐसा आया जिसने पुलिस को धूल चटा दी, काम पूरा किया, सब कुछ हुआ। तो रातों रात नदीम मेमन को, जो उसके गैंग के लोग थे, मुश्ताक, नदीम, कई नामों से पुकारा करते थे, उसको एक निक नेम मिला जो था टाइगर। चीते सी फुर्ती, चीता सा दिमाग। तो इस तरीके से नदीम मेमन रातों रात टाइगर मेमन बन गया और अंडरवर्ल्ड में भी अब लोग उसे टाइगर मेमन से के नाम से पुकारने लगे। नदीम मेमन का जिक्र इस बीच दुबई तक भी हुआ। याकूब भट्टी, तौफीक जरियावाला, दाऊद इब्राहिम, सब लोगों तक नदीम मेमन का जिक्र हुआ। मोहम्मद दोसा का तो अच्छा ड्राइवर था ही।
तो ये एक वाकयात ऐसा था जिसने रातों रात नदीम मेमन को टाइगर मेमन बना दिया। तो इस तरीके से सब कुछ चलता रहा। अच्छा, इसमें जैसे टाइगर मेमन, नदीम मेमन को एक खिताब मिला टाइगर मेमन का। इसके बाद नदीम मेमन की भी किस्मत बदलती है। इसमें होता यह है कि मोहम्मद दोसा दुबई भाग जाता है। दुबई से अच्छे खासे संबंध थे मोहम्मद दोसा के, लेकिन अभी तक मोहम्मद दोसा मुंबई से भी ऑपरेट करता था और दुबई में तो उसका अच्छा खासा नेटवर्क था क्योंकि दाऊद इब्राहिम का हाथ था। लेकिन बॉम्बे में कुछ ऐसा होता है कि मोहम्मद दोसा दुबई भाग जाता है और मोहम्मद दोसा के दुबई जाते ही बॉम्बे का जो सारा काम था वो टाइगर मेमन के कंधों पे चला जाता है। अब टाइगर मेमन मोहम्मद दोसा का राइट हैंड था, ना कि मोहम्मद दोसा का ड्राइवर। तो सारा काम बॉम्बे में अब टाइगर मेमन की देखरेख में होने लगा। स्मगलिंग, तस्करी और हवाला जैसे कामों में भी टाइगर मेमन ने अपनी किस्मत आजमाई। अब नदीम मेमन का एक तरीके से किरदार खत्म हो चुका था। अब टाइगर मेमन लोगों के सामने सीधे तौर पे आ चुका था। वक्त बीतता है और टाइगर मेमन खूब पैसे भी कमाता है, लेकिन परिवार से बहुत प्यार करता था। तो होता यह है कि टाइगर मेमन भले ही इस लाइन में हो, और ये भी एक थोड़ा देखने वाली चीज है कि जैसे हम जानते हैं कि दाऊद इब्राहिम का बड़ा भाई साबिर, दाऊद, उसकी छोटी बहन हसीना पारकर, ये सब लोग अंडरवर्ल्ड से जुड़े थे। लेकिन टाइगर मेमन की फैमिली में ऐसा नहीं था। मेमन फैमिली के अंदर सिर्फ टाइगर ही ऐसा शख्स था जो इलीगल धंधों में डील किया करता था। इसके अलावा टाइगर ने अपने दोनों भाई आयूब और सुलेमान की शादी भी करी, शादियां कराई। और जिस अल हुसैनी बिल्डिंग में वो रहा करते थे, जैसे हमने जानते हैं कि अल हुसैनी बिल्डिंग में एक छोटे से कमरे में पूरा मेमन फैमिली ने अपनी जिंदगी निकाली थी। अब उसी अल हुसैनी बिल्डिंग में टाइगर मेमन ने 2 फ्लैट्स खरीदे, 2 फ्लोर खरीद लिए थे। बहरहाल फैमिली उन फ्लैट्स में शिफ्ट हुई, थोड़ा एक लाइफस्टाइल भी चेंज हुआ, सब कुछ हुआ। और टाइगर मेमन ने याकूब मेमन को उसकी पढ़ाई शुरू कराई। टाइगर मेमन ने याकूब को इतना सपोर्ट किया कि याकूब मेमन, पूरे मेमन परिवार में सबसे ज्यादा पढ़ाई लिखाई, अगर हम सबसे बड़ा पढ़ा लिखा शख्स कहें तो वो याकूब मेमन था। तो याकूब मेमन ने अपना इंग्लिश में एमए पूरा किया और उसके बाद उसने अपना चार्टर्ड अकाउंटेंट भी याकूब मेमन बना। बहुत पढ़ा लिखा था। बहरहाल टाइगर मेमन, याकूब मेमन की पढ़ाई पूरी होते ही टाइगर मेमन ने उसे एक ऑफिस खोल के दी, एक दुकान उसे करके दी और उसने अपना भी एक ऑफिस खोला टाइगर मेमन ने। याकूब मेमन अपने ऑफिस में सारा अकाउंटिंग का काम किया करता था, क्योंकि सीए था तो अच्छे पैमाने पर काम किया करता था, कंसल्टेशंस, इसके अलावा अकाउंटिंग का सारा काम, ऑडिटिंग, सब कुछ याकूब मेमन देखा करता था। और टाइगर मेमन का दूसरा ऑफिस उसने अपना खोला और अपने उस ऑफिस में उसने टूर एंड ट्रैवल्स का काम शुरू किया। अच्छा ड्राइवर था, कुछ अच्छे ड्राइवर्स हायर भी किए, तो उसने अपना टूर एंड ट्रैवल्स का काम शुरू किया और उसने अपनी फर्म का नाम रखा तिजारत इंटरनेशनल। इस्लाम में तिजारत एक धार्मिक यात्रा या एक मंजिल को बोला जाता है, जो कि एक मरकज होता है, एक धार्मिक मरकज जो एक इस्लाम के अंदर किया जाता है। तो टाइगर मेमन ने अपनी दुकान का नाम, अपनी फर्म का नाम रखा तिजारत इंटरनेशनल्स। इसके अलावा वो इसके अंदर अपनी बुकिंग्स करना और ट्रैवल गाइड, ये सारा वो अपना धंधा चलाता रहता था। लेकिन असल जो उसका धंधा था, हवाला, ब्लैकमेलिंग, इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो स्मगलिंग, तो ये सब कुछ वो काम करता था। लेकिन कानून के साथ एक अच्छी उसने पटरी बिठा रखी थी। पुलिस में उसकी अच्छी बातचीत थी, नेताओं में उसकी अच्छी उठ बैठती। तो आज तक पुलिस या फिर कोई छापा उसके घर पर नहीं पड़ा। तो ये टाइगर मेमन का सब कुछ अपना चल रहा था। लेकिन अब साल 1992 में, यानी 1992 में, इस मेमन परिवार के साथ एक ऐसा वाकया हुआ जिसने रातों रात मेमन परिवार की किस्मत बदल दी। अब उसको हम पॉजिटिव भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं। तो होता यह है कि 6 दिसंबर 1992 के रोज अयोध्या में कार सेवक, भाले और तमाम औजार मार मार के बाबरी मस्जिद, ये जो विवादित ढांचा था अयोध्या में, उस विवादित ढांचे को गिरा देते हैं। यह कांड हुआ था अयोध्या में, उत्तर प्रदेश। लेकिन 6 दिसंबर 1992 के रोज जो ये कांड हुआ, इसके बाद इसका खामियाजा पूरी दुनिया ने भुगता। और अमूमन देखा जाए तो दुनिया में भी सबसे ज्यादा हिंदू और मुस्लिम कौम ने इसको भुगता। इसका हुआ ये, इसका जो परिणाम हुआ कि 6 दिसंबर 1992 के रोज अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराई गई, तो वहीं 7 और 8 दिसंबर तक पाकिस्तान के अंदर 30 हिंदू मंदिर गिराए गए
और बांग्लादेश के अंदर 11 हिंदू मंदिर गिराए गए। पाकिस्तान और बांग्लादेश में रह रहे तमाम हिंदू बिरादरी के लोगों को मारा गया, पीटा गया, उनकी बहू बेटियों की आबरू लूटी गई। इसके अलावा उनकी मकानों को जला दिया गया, उनकी दुकानों को जला दिया गया। तो ये खामियाजा हुआ, लेकिन ये हुआ इंटरनेशनल लेवल पे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो ये खामियाजा भारत ने भुगता। अंदरूनी मामला अगर हम भारत के बताएं तो होता यह है कि 6 दिसंबर के बाद 7 दिसंबर को पूरे देश में दंगा फसाद शुरू हो जाता है, जिसमें बॉम्बे में भी दंगा फसाद होता है। बॉम्बे में इस लेवल पे दंगे हुए कि लोगों के पास खाने को नहीं था। मतलब बहुत एक रॉयट्स के समय जो एक स्थिति होती है, जैसे सीए एनआरसी के तौर दरमियान दिल्ली में हुआ, तो वही ऐसी एक जो सिचुएशन थी वो बॉम्बे में बनी। कई लोग मरे, सब कुछ हुआ। तो बॉम्बे में भी दंगा होता है। इधर बॉम्बे में दंगा होता है तो उधर जो दंगाई होते हैं वो टाइगर मेमन के ऑफिस में आग लगा देते हैं। जो उसकी फर्म थी तिजारत इंटरनेशनल, उसके ऑफिस में तोड़फोड़ की जाती है और फिर उस ऑफिस को आग लगा दी जाती है। ये टाइगर मेमन के ऑफिस में होता है। लेकिन याकूब मेमन के ऑफिस में कोई तोड़फोड़ नहीं, उसके बारे में जिक्र हम आगे करेंगे। तो इधर टाइगर मेमन के ऑफिस में आग लगती है, तो जैसे कुछ समय बाद टाइगर मेमन देखने जाता है कि कितना नुकसान हुआ। तो गुस्से वाला शुरू से था, तो टाइगर ने, क्योंकि माहिम में ही उसका ऑफिस था, तो माहिम के अंदर टाइगर मेमन ने कुछ ऐसे लफ्ज इस्तेमाल किए जिनको ऑथेंटिकली मीडिया ने अपनी रिपोर्ट्स में साझा भी किया है। टाइगर मेमन ने कुछ गालियां देते हुए माहिम के लोगों को कहा था कि अक्खा माहिम जला देगा मैं। ये टाइगर मेमन का स्टेटमेंट था। कुछ ऐसी बातें हुई कि मैं इसका बदला लूंगा। इसके अलावा एक लफ्ज ये भी आया कि अक्खी बंबई में अंगार लगा देगा मैं, क्योंकि बॉम्बे का था तो बॉम्बे की अमूमन लैंग्वेज तो लोग इसी तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो टाइगर मेमन ने ये कुछ लफ्ज माहिम के अंदर इस्तेमाल किए। जब अपने ऑफिस के बाहर खड़ा होकर वो उसने देखा कि उसके ऑफिस में किस तरीके से तोड़फोड़ की गई है। बहरहाल तो सब चीजें चलती हैं। टाइगर मेमन इधर गुस्से में, उधर याकूब मेमन के ऑफिस को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। उसका कारण यह था कि याकूब मेमन और टाइगर मेमन में थोड़ा सा फर्क था। टाइगर मेमन एक गुस्सैल और धर्म के नाम पर एक बड़ा ही कट्टर व्यक्तित्व वाला इंसान था। टाइगर मेमन गुस्से वाला बहुत था। टाइगर मेमन इस्लाम को लेकर बड़ा कट्टर था कि जो है इस्लाम है, मुसलमान है, और दूसरी बिरादरी के लोगों को कई बार काफिर, मतलब इस किस्म के लफ्ज सामने आते थे। लेकिन याकूब मेमन एक सेक्युलर, बड़ा ही सॉफ्ट स्पोकन, बहुत तहजीब पसंद इंसान था। हर धर्म के लोगों के साथ उसकी दोस्ती थी और मजहब को लेकर याकूब मेमन इतना कट्टर नहीं था। लेकिन टाइगर मेमन इसके बिल्कुल ही उलट था। हालांकि दोनों भाई सगे थे, तो ये इन दोनों का व्यक्तित्व था। एक रिपोर्ट के मुताबिक यह हुआ कि इसी वजह से याकूब मेमन के ऑफिस को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन टाइगर मेमन का ऑफिस जला दिया। इधर ऑफिस जला, उधर उसके कारोबार में बहुत गिरावट आई। इसके अलावा बॉम्बे के अंदर एक गोदाम में भी आग लगा दी गई, जिसमें बहुत सारा टिम्बर जलाया गया। टिम्बर यानी लकड़ी का जो काम होता है। और उस टिम्बर में भी कहते हैं बहुत अच्छा खासा शेयर टाइगर मेमन का था, तो जिसमें टाइगर का बहुत नुकसान हुआ था। तो बहुत उसके धंधे को बहुत नुकसान हुआ। आनन फानन में दिसंबर के ही महीने में टाइगर मेमन दुबई जाता है। दुबई में मीटिंग होती है, क्योंकि गुस्से वाला था, बदला लेना था, कुछ करना था। तो दुबई के अंदर मीटिंग की जाती है, जिस मीटिंग के अंदर मोहम्मद दोसा और पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी यानी आईएसआई के कुछ बड़े अफसर, इसके अलावा तौफीक जरियावाला जो हमने नाम लिया, जो नाम लिया था कि पाकिस्तान की स्मगलिंग की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है, तो तौफीक जलियावाला वो शख्स था जिसको बाद में, जिसका नाम याकूब मेमन ने भी कन्फेस किया था कि जो किया है टाइगर मेमन और तौफीक जलियावाला ने मिलकर किया है। तो तौफीक जलियावाला एक पाकिस्तानी स्मगलर था जिसका 93 बॉम्ब ब्लास्ट में बहुत अच्छा खासा नाम आया था। हालांकि सजा किसी को नहीं हुई, लेकिन तौफीक जलियावाला पे ये एलिगेशन लगा था। तो इस मीटिंग में यह तय किया जाता है कि अब इस सबका बदला लेना है, जो भी बॉम्बे के अंदर हुआ। तो सबसे पहले तय यह किया जाता है कि जितने भी हमारे नेशनल कैपिटल्स हैं इंडिया के, जिसमें मेट्रोपॉलिटन सिटीज चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, खासकर दिल्ली का इसमें नाम था, इनमें बॉम्ब ब्लास्ट किए जाएंगे। पहला एक जो मशवरा था वो ये, लेकिन ये कुछ साबित नहीं हुआ। दूसरा मशवरा ये हुआ कि कुछ इंटरनेशनल फ्लाइट्स को उड़ा देंगे ग्रेनेड मार के, आरडीएक्स लगा के, लेकिन उसने भी कोई उसका कुछ फायदा नहीं हुआ, कुछ रिजल्ट नहीं निकला। तीसरा ये सोचा गया कि जो हमारे नेशनल लीडर्स हैं, जिन नेताओं ने बाबरी मस्जिद को गिराने में जिनका नाम था, उनको उड़ा देंगे।
जिसमें साफ तौर पर नाम निकल के आया बाला साहब ठाकरे, लाल कृष्ण आडवाणी। शिवसेना भवन को उड़ाने की तैयारी और ट्रक में बम भर के बाला साहब ठाकरे को उड़ाने की, तो बहुत सारी ये प्लानिंग की गई, लेकिन इस समय कुछ एग्जीक्यूट नहीं हुआ। एग्जीक्यूट हुआ जब टाइगर मेमन ने मशवरा दिया कि बॉम्बे के अंदर लगातार सीरियल ब्लास्ट करेंगे। तो इस प्लान को डन किया जाता है कि ये बॉम्बे के अंदर करेंगे, और बहुत सारी चीजें इसके अंदर बाद में की जाती है। बॉम्बे के अंदर सीरियल ब्लास्ट होता है जिसमें 250 से ज्यादा लोग मरते हैं और कई लोग जिंदगी भर के लिए अपंग, घायल, पब्लिक प्रॉपर्टी का भारी नुकसान, कचरा कर देते हैं सब कुछ। तो बॉम्बे में ब्लास्ट किया जाता है। अब इस ब्लास्ट का एग्जीक्यूशन इस तरीके से होता है कि कई बेरोजगार लड़के टाइगर मेमन बॉम्बे के अंदर इकट्ठे करता है, और इन बेरोजगार लड़कों में एक चीज कॉमन थी कि सारे लड़के उन परिवारों से थे जिन परिवारों को दंगों में कुछ ना कुछ नुकसान हुआ था, जिसमें एक बहुत उस टेररिस्ट का बहुत नाम भी हुआ था जो स्लीपर सेल बाद में पकड़ा गया था, बादशाह खान। तो ये सारे लड़के थे कहीं ना कहीं जिनका दंगों में नुकसान हुआ, तो उनके गुस्से का टाइगर मेमन इस्तेमाल करना चाहता था। तो इन लड़कों को ट्रेनिंग दी जाती है, और ट्रेनिंग की जो जिम्मेदारी थी वो आईएसआई ने ली थी। आईएसआई का काम था तमाम हथियार, एक्सप्लोजिव, ग्रेनेड्स, इसके अलावा लड़कों की ट्रेनिंग, ये सारा काम था पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी का, जो उन्होंने टाइगर मेमन को मुहैया कराई थी। इसके अलावा पैसा और मैन पावर, ये सब टाइगर मेमन, मोहम्मद दोसा, इन सब ने अरेंज किए थे। अभी इसमें दाऊद इब्राहिम के बारे में हम बाद में बात करेंगे कि इसमें दाऊद इब्राहिम का क्या रोल था। सब चीजें चलती रहती हैं, लेकिन जब ब्लास्ट होता है, ये एक रिपोर्ट के मुताबिक ये बात सामने आई थी कि बॉम्बे पुलिस को जिंदगी भर पता नहीं लगता कि ये ब्लास्ट किए किसने। जब बॉम्बे के अंदर मार्च 1993 में जब सीरियल ब्लास्ट हुए, तो बॉम्बे पुलिस के पास कोई लीड नहीं थी कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे, किसने किया। लेकिन टाइगर मेमन ने इस पूरे प्लान के अंदर दो बेवकूफियां करी, दो गलतियां करी। उन्हीं गलतियों की वजह से इस सब में टाइगर मेमन का नाम मालूम पड़ा, और अगर वो दो गलतियां टाइगर मेमन नहीं करता तो शायद कभी किसी को पता ही नहीं लगता कि ये एक टाइगर मेमन नाम के शख्स ने किया है। तो होता यह है कि मार्च 1993 में जब बॉम्ब ब्लास्ट होता है, तो उससे एक दिन पहले पूरी मेमन फैमिली, पूरा मेमन परिवार दुबई निकल जाता है टाइगर मेमन के साथ। तो टाइगर मेमन के जो फैमिली, जो पूरा परिवार था, उसमें अब मुंबई में कोई नहीं था, बॉम्बे के अंदर कोई नहीं बचा, सब दुबई चले गए। बहरहाल मार्च में ब्लास्ट होते हैं, इसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। तो जो ब्लास्ट होते हैं वो मोस्टली होते हैं कुछ मारुति वैन्स और स्कूटरों के अंदर, और एक होटल में भी ब्लास्ट किया जाता है। तो पुलिस उस समय जितने भी लवारिस गाड़ियां, लवारिस स्कूटर, जितने भी बॉम्बे की सड़कों पर उन्हें मिले, उन सबको पुलिस ने जब्त करना, उनके आइडेंटिफिकेशन करना शुरू कर दिया। इसी बीच होता यह है कि पुलिस को वर्ली एक बॉम्बे के अंदर एक कंजेस्टेड जगह है, तो वर्ली में पुलिस को एक मारुति वैन मिलती है। इसके अलावा पुलिस को एक स्कूटर भी मिलता है। तो होता यह है कि मारुति वैन जब पुलिस खंगालती है, चेक करती है, तो उस मारुति वैन के अंदर कुछ AK-56 हैंड ग्रेनेड्स, बहुत कुछ उन्हें बरामद होता है। इसके अलावा जो स्कूटर पुलिस को पुलिस बरामद करती है, उस स्कूटर के अंदर उन्हें बॉम्ब मिलता है जो फटता नहीं है किसी कारण। तो पुलिस उन दोनों गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन नंबर चेक करती है, तो पता लगता है इन दोनों गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन नंबर है वो बॉम्बे के अल हुसैनी बिल्डिंग से जुड़ा है। तो दो लीड्स मिलती है, जाहिर है उस समय पुलिस भी बड़ी एग्रेशन में थी, एक टारगेट्स थे सबके पास। तो बॉम्बे पुलिस की एक पूरी टीम अल हुसैनी बिल्डिंग पहुंचती है माहिम के अंदर। तो अल हुसैनी बिल्डिंग पहुंचती तो देखती पूरा मेमन परिवार गायब। इसके अलावा जो स्कूटर था वो टाइगर मेमन के छोटे भाई सुलेमान की बीवी रूबिना के नाम पर था। तो पुलिस को एक लीड थी कि मेमन परिवार का कुछ ना कुछ हो सकता है ताल्लुक हो इस ब्लास्ट से। इसके अलावा देखता है कि पुलिस देखती है कि पूरा मेमन परिवार गायब, तो शक जो है वो पुख्ता हो जाते हैं कि इस अल हुसैनी बिल्डिंग और मेमन परिवार का कुछ ना कुछ एक कनेक्शन है इस बॉम्बे ब्लास्ट से। तो फिर पुलिस छानबीन करती है, अल हुसैनी बिल्डिंग को सील किया जाता है। तो पता लगता है कि अल हुसैनी बिल्डिंग के बेसमेंट में, जो इस बेसमेंट के अंदर एक गराज था, और उसी गराज के अंदर उन्हें RDX से कई ट्रेसेस मिलते हैं, बहुत चीजें मिलती हैं। तो ये पता लगता है कि जितना भी बम बनाने का काम हुआ है वो अल हुसैनी बिल्डिंग के इस गराज में ही हुआ। तो फिर धीरे धीरे नाम निकल कर आता है टाइगर मेमन। तो उसका पास्ट रिकॉर्ड देखा जाता है कि टाइगर मेमन एक स्मगलर, हवाला का काम और अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ अच्छी बातचीत, दुबई, पाकिस्तान में अच्छे खासे ताल्लुकात।
तो इसमें यह शक पुख्ता कहलाता है कि ये सब जो हुआ टाइगर मेमन। फिर कुछ गिरफ्तारियां बॉम्बे के अंदर की जाती हैं और यूपी से गिरफ्तारियां होती है, अलग अलग शहरों से गिरफ्तारियां की जाती हैं। तो पता लगता है सीधे तौर पर ये सारा जो प्लान एग्जीक्यूट किया गया था ये टाइगर मेमन ने एग्जीक्यूट किया। हालांकि टाइगर मेमन अभी दुबई में, लेकिन जब टाइगर मेमन को दुबई में पता लगता है कि उसका पर्दा हिंदुस्तान में फाश हो चुका है, कि हिंदुस्तान में अब मालूम पड़ चुका है कि यह सब जो किया टाइगर मेमन ने किया, तो टाइगर मेमन ने रातों रात अपने पूरे परिवार को दुबई से कराची शिफ्ट कर दिया। अब पूरा परिवार कराची में और सब चीजें चल रही हैं, इधर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, सब कुछ हो रहा है। इसी बीच होता यह है कि कराची में जब मेमन परिवार को पता लगता है कि बॉम्बे के अंदर ऐसे ऐसे कुछ हुआ है, अभी तक मेमन परिवार को पता ही नहीं था। एक रिपोर्ट के मुताबिक, हम नहीं कह रहे, ये कुछ रिपोर्ट्स जो हमने खंगाली है उन रिपोर्ट से पता लगता है कि मेमन परिवार को कराची पहुंचने के बाद पता लगता है कि कुछ गड़बड़ है। और जब उस जमाने में जैसे भारत में दूरदर्शन चला करता था, तो पाकिस्तानी मीडिया में भी जैसे कुछ जब हलचल होती है तो पता लगता है कि बॉम्बे के अंदर सीरियल ब्लास्ट हुए हैं और इन सीरियल ब्लास्ट में नाम निकल कर आया टाइगर मेमन का। तो इधर मेमन परिवार परेशान, क्योंकि कुछ कोई इल्म नहीं कि क्या है क्या नहीं, महरूम ही नहीं थे वो उस बात से। तो पूरे मेमन परिवार में निकल कर आया टाइगर याकूब मेमन। याकूब मेमन ने आखिरी वक्त तक ये दावा किया कि उसे पता ही नहीं था या पूरे मेमन परिवार को मालूम ही नहीं था कि बॉम्बे में ऐसा भी कुछ होने वाला है। तो याकूब मेमन टाइगर मेमन से बोलता है सरेंडर करने को, तो टाइगर मेमन ज़ाहिर है मना कर देते हैं। तो याकूब मेमन टाइगर मेमन से झूठ बोलकर हिंदुस्तान आने की प्लानिंग कर लेते हैं। अपने कुछ सबूत और कुछ जो भी अहम एविडेंस याकूब मेमन के पास होते हैं वो उसे लेकर दिल्ली आने वाले होते हैं, क्योंकि उनका एक मानना यह था कि मैं और मेरा पूरा परिवार टाइगर को छोड़कर इस ब्लास्ट में इन्वॉल्व नहीं था। तो होता यह है कि टाइगर मेमन काठमांडू पहुंचते और काठमांडू के रास्ते उन्हें दिल्ली आना होता है। बहरहाल उस समय क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसी भी इंडिया की थोड़ी एक्टिव थी, रॉ, तो रॉ ने दिल्ली पुलिस को एक लीड दी कि टाइगर मेमन का छोटा भाई याकूब मेमन काठमांडू आ रहा है। लीड ये नहीं थी कि वो दिल्ली आ रहे सरेंडर करने, लीड ये थी कि टाइगर मेमन का छोटा भाई याकूब मेमन काठमांडू आ रहे हैं। तो मुखबिरी कुछ अब गलत तरीके से तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ मुखबिरी इस तरीके से हुई। तो याकूब मेमन काठमांडू एयरपोर्ट पर जब पहुंचे तो दिल्ली पुलिस की एक टीम ने काठमांडू एयरपोर्ट से उन्हें अरेस्ट कर लिया। याकूब मेमन पर जैसे हमने बताया एलिगेशन था कि याकूब मेमन को काठमांडू से दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट किया, लेकिन असल में याकूब मेमन ने भी जब अपने आप को अपनी सफाई में बताया तो उसने बताया कि मेरे को अरेस्ट नहीं किया, मैं खुद सरेंडर करने आ रहा था। बहरहाल याकूब मेमन को दिल्ली लाया जाता है, पटियाला हाउस कोर्ट में उसकी पेशी होती है। वो सब चीज़ें बताता है कि मेमन परिवार का कोई भी शख्स ब्लास्ट में इन्वॉल्व नहीं था टाइगर मेमन को छोड़कर। तो याकूब मेमन ने अपने स्टेटमेंट में ये बात एक नहीं बल्कि कई बार कही। और इसके बाद भी बहुत सी चीज़ें हुई जिसमें यह कहा गया कि याकूब मेमन को सरकारी गवाह बना देंगे, याकूब मेमन बच सकता है, क्योंकि याकूब मेमन पर एज सच कोई एलिगेशन था नहीं। बहरहाल सब चीज़ें होती रही, पेशी होती रही, लेकिन इस बात पर कि याकूब मेमन सरकारी गवाह बन जाएगा, और इंडिया में एक रूल है कि सरकारी गवाह उससे फांसी नहीं हो सकती। तो इस बात पर शिवसेना नाराज हो गई और शिवसेना में बाला साहब ठाकरे और भी बहुत से बड़े जो बड़े बड़े कद्दावर जो नेता थे उन्होंने इस बात को कहना शुरू कर दिया कि आप एक आतंकवादी के भाई को कैसे छोड़ सकते हैं। हालांकि छोड़ा नहीं जा रहा था, उसे सरकारी गवाह बनाने की बात थी, लेकिन शिवसेना नाराज हो गई। तो इसके बाद याकूब मेमन पर जो केस बना, याकूब मेमन पर केस बना कि याकूब मेमन को बॉम्ब ब्लास्ट से पहले सारी मालूमात थी कि कब ब्लास्ट होगा, कैसे होगा, लेकिन याकूब मेमन ने पुलिस को आकर, दिल्ली पुलिस, बॉम्बे पुलिस को आकर कोई भी इत्तला नहीं दी कि बॉम्बे में ऐसी वारदात अंजाम ली जाए। लेकिन इसके बाद एक सवाल ये उठता है कि एक हिस्ट्री शीटर था गुल्लू, जो ब्लास्ट में भी मौजूद था, लेकिन बाद में वो टाइगर से अलग हो गया था। दंगा जब बॉम्बे में हुआ तो उसमें गुल्लू का भी नाम था। एक जगह है बॉम्बे में बैरमपाड़ा, तो बैरमपाड़ा से ही गुल्लू दंगों में था, इन्वॉल्व था। तो उसके बाद गुल्लू ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया था और ये सब चीजें चली। तो गुल्लू ने अंत में पुलिस के सामने वो टूट गया और उसने पुलिस को एक खबर दी कि बॉम्बे में सीरियल ब्लास्ट होने वाले हैं, शिवसेना भवन, मंत्रालय, लकी पेट्रोल पंप और बड़े बड़े होटल्स, इन सबको निशाना बनाया जाएगा और सीरियल ब्लास्ट होंगे। लेकिन बॉम्बे पुलिस ने गुल्लू की बात नहीं मानी और गुल्लू को अरेस्ट ही रखा। लेकिन
अगर पुलिस ने, इसके अलावा अगर हमारी न्यायपालिका ने याकूब मेमन पर यह केस बनाया कि याकूब मेमन ने पुलिस को कोई इत्तला नहीं दी थी, तो जब पुलिस को इत्तला गुल्लू ने दी तो पुलिस ने तो उस पर भी कोई एक्शन नहीं लिया। एक सवाल है कि अगर आप याकूब मेमन पर ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि याकूब मेमन ने पुलिस को कोई इत्तला नहीं दी, तो पुलिस को इत्तला तो ऑलरेडी किसी ने दी थी। जब आपने उस इत्तला से कोई एक्शन नहीं लिया तो आप याकूब मेमन की इत्तला से क्या कर सकते? तो ये एक छोटा सा सवाल है जो किया भी जाना चाहिए, इसमें कोई गलत नहीं है कि पुलिस ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। बहरहाल सब चीजें चलती रही। 2015 में याकूब मेमन को फांसी हो जाती है और मुझे याद है 2015 में जब याकूब मेमन को फांसी हो रही थी, मैं उस समय 8th क्लास में था, मेरा स्कूल नई दिल्ली दरियागंज में था। तो मैं उस दिन स्कूल नहीं गया था क्योंकि एक प्रोबेबिलिटी थी कि शायद दंगा भड़क जाए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो 2015 में याकूब मेमन को फांसी दी गई नागपुर जेल में और याकूब मेमन की कहानी यहां खत्म। लेकिन याकूब मेमन को जब पता चला कि उसे फांसी दी जा रही है तो सुप्रीम कोर्ट में पहली दफा, या कई जर्नलिस्ट ने भी अपने बयान में कहा था, इसके अलावा कई जर्नलिस्ट ने आर्टिकल्स भी इस मुद्दे पर लिखे कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये फैसला आया कि याकूब मेमन को फांसी दी जानी है, तो याकूब मेमन को पहली बार उन्होंने हड़बड़ाते हुए देखा, जिसमें याकूब मेमन ने यह कहा था कि टाइगर सही था। याकूब मेमन के इस स्टेटमेंट से हम अंदाजा लगा सकते हैं टाइगर सही था का मतलब कि तुम सरेंडर मत करो, तुम मारे जाओगे। तो याकूब मेमन ने इस बात को साझा किया था कि टाइगर सही था। सब चीजें चलती रही। इसके बाद जाहिर है याकूब मेमन को फांसी हुई और आज अगर हम टाइगर मेमन, दाऊद इब्राहिम और तौफीक जरियावाला, जावेद चिकना की बात करें तो टाइगर मेमन आज के समय में कराची के अंदर मीट का कारोबार और रियल स्टेट्स का धंधा संभालता है। दाऊद इब्राहिम तो हम जानते हैं इस समय जुर्म की दुनिया का आज भी सर्वे सर्वा है और आज से ही नहीं, पिछले कई सालों से। इसके अलावा जावेद चिकना कराची में मल्टी क्विजीन रेस्टोरेंट चलाता है और तौफीक जरीवाला ने भी एक अच्छा काफी बड़ा कारोबार वो करता है पाकिस्तान में ही। तो जिसने सरेंडर किया, जो सरेंडर करना चाहता था उसके साथ क्या हुआ और जिन्होंने सरेंडर नहीं किया उनके साथ क्या हुआ। इसके अलग एक लीड इसमें यह भी थी कि दाऊद इब्राहिम भी सरेंडर करना चाहता था। बहरहाल वो एक अलग कहानी है, वो किसी दिन अलग से बताएंगे हम आपको। तो ये सब कुछ हुआ। जिस समय याकूब मेमन को फांसी दी जानी थी उस समय बॉम्बे की उसी अल हुसैनी बिल्डिंग में एक फोन आया था। जिस समय याकूब मेमन की जो अम्मी थी वो अल हुसैनी बिल्डिंग में ही मौजूद थी और अल हुसैनी बिल्डिंग में कराची से एक फोन आया था क्योंकि मुद्दा सेंसिटिव था, रॉ आईबी सब अलर्ट पे थे। इसके अलावा बॉम्बे पुलिस, दिल्ली पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसीज सब ने टैप कर रखे थे फोन। तो ये पता लगा ये फोन कराची से आया था और फोन कॉल पे एक थ्योरी थी कि टाइगर मेमन ही था दूसरी तरफ। तो टाइगर मेमन अपनी अम्मी से बात कर रहा था, जिसमें टाइगर मेमन ने उस फोन कॉल में, ये मीडिया रिपोर्ट्स में भी ये बात आई थी कि टाइगर मेमन ने अपनी अम्मी से कहा था कि जुल्म की इंतहा हो गई है, जाया नहीं जाएगा, सबके आंसू जाया नहीं जाएंगे, मैं उन्हें चुकाऊंगा। ये बात टाइगर मेमन ने अपनी अम्मी से कही थी। टाइगर मेमन उस समय कराची में था और उनकी अम्मी अल हुसैनी बिल्डिंग माहिम में, बॉम्बे। इसके बाद उनकी अम्मी ने इसका जवाब दिया था कि अब बस, पहले की वजह से मेरा याकूब गया, अब और मैं नहीं देख सकती। तो ये टाइगर की अम्मी ने बोला। इसके बाद टाइगर ने फिर इस बात को आगे बढ़ाया और कहा कि रो मत अम्मी, इन्हें इजाफा देना होगा। तो ये टाइगर मेमन और उनकी अम्मी के बीच बात हुई थी। उसके बाद उस फोन पर दोबारा कोई कॉल कराची से नहीं हुआ और एक प्रेडिक्शन भी की गई कि हो सकता है टाइगर मेमन की और भी कोई कॉन्स्पिरेसी हो। बहरहाल अभी तक ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला। तो ये था टाइगर मेमन का पूरा किरदार। दाऊद इब्राहिम और भी जो दूसरे मुद्दे हैं, इनके बारे में भी अगर आप दोस्तों जानना चाहें तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल ये थी पूरी कहानी टाइगर मेमन की। आखिर कैसा था मेमन परिवार, टाइगर मेमन का क्या इसमें इसकी भूमिका थी, याकूब मेमन का मुद्दा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप और कहानी, इसके अलावा टाइगर मेमन से अलग याकूब मेमन की अगर आप इन डेप्थ कहानी सुनना चाहें, दाऊद इब्राहिम या फिर संजय दत्त, 93 ब्लास्ट में संजय दत्त का क्या इन्वॉल्वमेंट था, तो दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों आपको, तो वीडियो को अगर पसंद आई हो वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस सबसे पहले मिल सके।
उमर अंसारी के साथ मिहिर जैन, कथा।